जोजो टीवी। सोने का हाथी। करणपुर नाम के एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। वह एक बड़ा भक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था। वह एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुआ। गणेश हाथी, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे सबसे अलग बना दो। मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान तदास्तु बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथी में बदल जाता है। ये बात करणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग उसे देखने जंगल में चले जाते हैं। उसी गांव का रहने वाला सूरज अपने पत्नी शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा, सुनती हो? पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चलकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी। तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। शिल्पा ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी, आप तो जादुई हाथी दिख रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देकर ऐसा बोला, सूरज, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो। तुम इन सोने के दांतों को बेचकर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेचकर सारा कर्ज चुका लेता है। लेकिन उसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर उससे सोना लाकर बाजार में बेचकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वह बहुत पीता है और नशे में अपनी दोस्तों के साथ जंगल जाकर उस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वह कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ? तुम फिर मेरे पास आ गए? क्या तकलीफ है अभी? तभी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन हाथी चौकन्ना होकर हट जाती है और उसके सूंड के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज के पत्नी और बेटा आते हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में आकर ऐसा काम करने के लिए सोचा है। कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। उसकी पत्नी को देख गणेश हाथी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो। तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? एक बिल में टुन्नू खरगोश का परिवार रहा करता था। टुन्नू की एक बीवी और 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे मोनू, रिंकू, चीकू और भोलू। टुन्नू का एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था। एक दिन जब टुन्नू खेत में काम करने जा रहा था तो मुन्नू ने उसे रोका और कहा, पापा, क्या आप खेत से मेरे लिए एक गाजर लेकर आ सकते हो? टुन्नू अपने बेटे की बात सुन हंसने लगता है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जरूर। मुन्नू खुश हुआ। टुन्नू भी खुशी से खेत में गया और अपने बेटे के लिए शाम को बहुत सी गाजरें लेकर आया। मुन्नू को खुश देखकर उसके भाई रिंकू और चीकू भी अगले दिन अपने पापा के पास गए और कहने लगे, पापा, क्या घर आते वक्त हमारे लिए 4 मूली लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। टुन्नू खेत में गया और खेत से आते वक्त बहुत सारी मूलियां लेकर आया। बच्चे मूलियां खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारा भोलू अपने पापा से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाता
क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जैसा उसका नाम था ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो मन से बहुत भोला था, इसीलिए भोलेपन में अपने मन की बात कभी नहीं कर पाता था। मुझे टमाटर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी भाइयों ने पापा से कुछ न कुछ मंगवाया, लेकिन अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ तो मुझे डांट पड़ सकती है। मुझे डांट पसंद नहीं, कहीं पिताजी नाराज हुए तो। टुन्नू ने भोलू को ये कहते हुए सुन लिया। अगले दिन खेत से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल और बहुत सारे टमाटर खास तौर पर भोलू के लिए लेकर आया। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां बस तुम्हारे लिए लाया हूँ। खाओ, अपने भाई बहनों को भी खिलाओ। यह देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मैं तुम्हारा पापा हूँ। भोलू ने भी अपने पापा को गले लगा लिया और मजे से टमाटर और सब्जियां खाने लगा। सुनीता के आंगन में एक बहुत प्यारा पेड़ था, जहाँ बहुत प्यारी सी चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत जल्द अंडे देने वाली थी। एक दिन सुबह उठकर सुनीता ने देखा कि चिड़िया ने 3 अंडे दिए हैं। अरे माँ देखो, हमारे पेड़ पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अरे वाह, सच क्या? सुनीता की माँ और सुनीता अंडों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी माँ है ये छोटी सी चिड़िया। अरे सुनीता बेटा, तू देर हो जाएगी, स्कूल चली जा। हैं, शाम को आकर चिड़िया से बातें करना, ठीक है? माँ तुम इसका ख्याल रखना, इसे दाना और पानी जरूर देना। हाँ, दे दूंगी। चल स्कूल चली जा बिटिया, देर हो रही है। सुनीता स्कूल चली जाती है। जब वो लौट कर घर आती है तो जोर से चिल्लाती है, माँ! अरे क्यों शोर मचा रही है सुनीता, बात क्या है बिटिया? अरे घर में घुसी नहीं कि रोना शुरू? अरे कुछ बोलेगी या रोती रहेगी? माँ देखो ना, सुबह चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे, अब एक भी नहीं है। क्या कहा? अरे बिटिया, मैंने तो इसे दाना पानी सब दिया था, लेकिन ये अंडे कहाँ गए? अरे मुझे याद आया, दाना देना भूल गई थी, सिर्फ पानी दिया था बिटिया। लगता है कोई चील आकर अंडे खा गया। माँ तुमने ऐसा क्यों किया? चील ऐसा ही करता है, तुम तो जानती हो ना। वो देखो चिड़िया रो रही है। चिड़िया सिसक कर अपने अंडों की याद में रो रही थी। यह देखकर सुनीता और उसकी माँ दुखी हो जाते हैं। सुनीता की माँ सुनीता से वादा करती है, अरे मुझे माफ कर दे बिटिया, घर के काम काज में दाना डालना भूल गई। मुझे लगा अभी देती हूँ, मैंने तो दाने निकाल कर भी रखे थे, बस देना भूल गई बिटिया। तू चिंता ना कर, अगली बार जब ये अंडे देगी ना, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ पक्का ना माँ? हाँ पक्का। कई दिन बीत जाते हैं। एक बार फिर चिड़िया 5 अंडे देती है। इस बार सुनीता की माँ सुनीता से कहती है, अरे देख सुनीता, तेरी चिड़िया ने 5 अंडे दिए हैं मुन्नी। भाई इस बार तो मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ, सारा काम बाद में निपटेगा, पहले अंडों का ख्याल रखूंगी। चल तू स्कूल चली जा। हाँ? सुनीता स्कूल चली जाती है। उसकी माँ का ध्यान घर के काम में लगता ही नहीं। सुनीता की माँ सुनीता के रंगों की डब्बी देखती है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सभी रंगों को अलग अलग रंग से रंग देती है और अपने घर के अंदर रख देती है। अब चिड़िया रोज खिड़की के पास आती है और अंडों पर बैठ जाती है। शाम को जब सुनीता घर आई और अंडों को अपने घर के भीतर रंगीन हालत में पाया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या, तुमने घर के अंदर ही अंडे रख दिए और ये रंगीन कैसे हुए माँ? अरे बिटिया, इस बार का वादा पक्का है, मैं नहीं चाहती तू जोर जोर से दहाड़ मार कर रोए। ये तुमने बहुत अच्छा किया माँ, हमारे पास अब 5 रंगीन अंडे हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं और उसमें से छोटे छोटे चूजे बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर सबके सब अपने पेड़ पर जाकर रहने लगते हैं और सुनीता और उसकी माँ बड़े आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास
बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है, अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी, लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है,
हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ, क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए, वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना, वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहां जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। बरसातों के दिन थे, कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें? मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं। कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है। वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है। क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं। ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे।
सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं। और सुबह होते ही, पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार न सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है। तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। मुझे हरे पत्ते पसंद हैं, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा। आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है। और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। एक दिन चीकू खरगोश अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था। उसे बहुत गर्मी लगी, सूरज की किरणें तेज थी। चीकू चलता चलता थक गया। उफ, इतनी गर्मी है, आज प्यास लग रही है। चीकू गर्मी से तंग आ गया था। कुछ कदम और चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ, पार्टी शुरू होने में तो अभी बहुत देर है। चीकू पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसकी आंख लग गई। तभी अचानक उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, मानो कुछ हिल रहा हो। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसने बादलों की तरफ देखा। सूरज सीधा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान में छेद हो गया हो। अरे ये क्या? लगता है आसमान फट गया है। बचाओ बचाओ। चीकू तेजी से भागा। चीकू को घबराता हुआ भागता हुआ देखकर एक छोटे चूहे ने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चीकू ने चूहे से कहा, अरे आसमान गिर रहा है, चलो जान बचाओ। अपनी जान बचानी है तो भागो भागो। चूहा और चीकू भागने लगे। तभी उनकी नजर बिल्ली पर गई। बिल्ली ने जब उन्हें देखा, अरे तुम दोनों यूं भाग क्यों रहे हो? क्या बात है? चीकू ने बिल्ली से भी कहा, अरे बिल्ली रानी, अपनी जान बचानी है तो भागो, आसमान फट गया है, जल्दी करो। बिल्ली भी उन दोनों के साथ भागने लगी। ऐसा करते करते जंगल के कई सारे जानवर खरगोश के पीछे पीछे भागने लगे। शेर ने सभी जानवरों को भागते देखा, हैरान रह गया और पूछने लगा, क्या बात है,
क्यों भाग रहे हो तुम सब? चीकू शेर के पास गया और आसमान टूटने वाली बात कहने लगा। शेर महाराज, आप महान हैं, लेकिन आसमान गिर रहा है। अजी आसमान में छेद हो चुका है, बहुत जल्द वो गिर जाएगा। आप भी जान बचाकर हमारे साथ भागिए, जल्दी भागिए। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम उस जगह पे ले जाओ, ठीक है? चीकू डर गया और शेर को उस पेड़ के पास ले गया। शेर हंसने लगा और कहा, अरे बेवकूफ, ये आम का पेड़ है और यहाँ कोई आसमान नहीं, बस एक बड़ा सा आम गिरा है जिसकी वजह से तुम इतना डर गए। और वो देखो, सूरज में जरा से बादल आ गए हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वहाँ छेद हो चुका है। ऐसा नहीं है मूर्ख। चीकू और बाकी सभी जानवरों को अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी हुई। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थी। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थी। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थी। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। एक राजा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन बहुत सोच समझकर उसने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया और उसने ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक दिन के अंदर अंदर उसके पास 5 सोने की मुर्गियां लेकर आएगा और उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा।
ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला था। उसकी जमीन जायदाद इतनी थी कि जो भी उनकी बेटी से शादी करता हमेशा के लिए सुखी रहता। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे वहां पर आते हैं और वहीं पर गांव में एक कुम्हार को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। अरे पगली, कैसी बातें करती है? तूने प्रतियोगिता के नियम नहीं सुने? राजा कहता है कि 5 सोने की मुर्गियां लानी है। 5 सोने की मुर्गियां मैं कहाँ से लाऊंगा? पर हाँ, मैंने एक बार राजकुमारी को देखा है, एकदम संगमरमर जैसी है। पर मेरा भाग्य ऐसा नहीं कि मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बना सकूं बहन। अरे भैया तुम तो कितने समझदार हो, कुछ सोचो, ये अवसर यूं ही हाथ से चला जाएगा। अपनी बहन के कहने पर चंदन रात भर सोचता रहता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से छोटी छोटी मुर्गियां बनाने लगता है। धीरे धीरे वो उनका आकार बड़ा करने लगता है। वो 5 विशाल मुर्गियां सुबह तक बना लेता है और उन पर सोने के रंग जैसा रंग भर देता है। सुबह जब उसकी बहन वो देखती है तो कहती है, भैया ऐसा लग रहा है कि तो सच में सोने की मुर्गियां हैं। आखिर तुम क्या करने वाले हो? देखती जा, चल मेरे साथ। भाई बहन जैसे तैसे बड़ी मेहनत के साथ उन मुर्गियों को राजा के महल तक पहुंचा देते हैं। राजा यह देखकर हैरान था कि कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहे। फिर भी अवसर तो अवसर होता है। तो राजा सवाल लेकर चंदन के पास पहुंचता है और कहता है, ये मुर्गियां तुमने बनाई हैं? जी महाराज, मैंने बनाई हैं। मैं एक कुम्हार हूँ, मेरा नाम चंदन है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा। राजा अपना पहला सवाल पूछता है, मैंने तो 5 सोने की मुर्गियां मंगवाई थी, तुम ये मिट्टी की मुर्गियां लेकर आए हो, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चंदन राजा को जवाब देता है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की मिट्टी और खास तौर पर हमारे गांव की मिट्टी सोने से कम नहीं है महाराज। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और इस पर सोने का रंग भर दिया है क्योंकि ये रंग सबको प्रिय होता है, भगवान को भी और आपको भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी मिट्टी के आगे सोने का कोई भी मूल्य है, इसी कारण मैंने मिट्टी से अपनी मुर्गियों को बनाया है महाराज। राजा चंदन की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अभी तक इस तरह का एक भी जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदन से कर दी और यह सब देखते ही रह गए। अब चंदन बहुत खुश था। वो उसी गांव का अब राजा बन चुका था जिस गांव का वो कभी कुम्हार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं, अवसर पर अपनी बुद्धिमानी से काफी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां बहुत सारी मुर्गियां रहा करती थीं। कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना,
चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है? आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है। क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ, माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू, ये एक विशाल मुर्गी है। या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या? बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है, ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते, कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो ये मुर्गी 100 साल तक जी है। इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा, चलता हूँ। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहने रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है। चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो, क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है। सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई? चलो चलो, जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी, हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर बंदरों को बहुत बुरा लगा
उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है, नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं। और फिर धूमधाम से गैया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। 4 शेर और एक गाय। जंगल का राजा शेर अपने 3 भाइयों के साथ बड़े आराम से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हुए जंगल का राज चलाता था। लेकिन राजा के साथ साथ उसके तीनों भाई बहुत क्रूर भी थे। उन्हें और कोई जानवर इतना प्रिय नहीं था जितने की गाय, भैंस और बैल। हर महीने वो किसी न किसी का शिकार कर ही लिया करते थे। इस बात से सभी गायें बहुत परेशान थी। एक दिन तेज तूफान आता है, बाढ़ आती है जिसमें बहुत से जानवर मर जाते हैं। इसी बाढ़ और आंधी तूफान में राजा और उसके तीनों भाइयों की पत्नियां उस कहर में मर जाती हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं। दिन रात चारों शेरों के बच्चे रोते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के लिए माँ का दूध चाहिए था, लेकिन उनके पास अब माँ थी ही नहीं। राजा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त बंदर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या किया जाए। बंदर, अब तो मेरे घर की स्थिति तुम अच्छी तरह से जान गए हो। अब तुम ही बताओ, इन बच्चों का क्या किया जाए? हम चारों के बच्चे अपनी माँ के बिना बिलक बिलक कर यूं ही मर जाएंगे, ये मैं नहीं देख सकता। महाराज, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। मेरे भाई बहन भी इसी त्रासदी में चले गए हैं और ना जाने मेरे कितने दोस्तों को इस तूफान में मैं खो बैठा हूँ। महाराज, मेरी एक राय है। हमारे गांव में जो गोपी गैया है वो बहुत अच्छी है। आप उससे एक बार बात करके देखें, वो अच्छा दूध देती है। हो सकता है उसका दूध बच्चे पिएं और जिंदा रहें। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तुम तो जानते हो, गाय, भैंस, बैलों के साथ तो हमने बहुत अन्याय किया है ना। मैं जानता हूँ महाराज, पर महाराज आप तो राजा हैं। अगर अन्याय आपके हाथों हुआ है तो न्याय भी आप ही करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार कोशिश तो कर देखिए। बंदर की बात सुनकर राजा गाय के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। राजा के साथ साथ उसके तीनों शेर भाई भी गाय के पास जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। उन तीनों की ये हालत देखकर गाय को बहुत दया आती है और वो कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बच्चों को मैं दूध पिला सकूं। चलिए, मैं बच्चों का अपनी बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी, पर आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अब तक जो गाय, भैंस और बैलों के साथ आपने अन्याय किया, आप दोबारा नहीं करेंगे महाराज। महाराज और तीनों भाई गाय को वादा देते हैं कि आज के बाद वो कभी भी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और इसके साथ ही गैया जाती है, उन्हें दूध पिलाती है, उनका पालन पोषण एक माँ की तरह करती है और एक बार फिर गांव में सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। जंगल का राजा सफेद शेर था। एक दिन शेर अपनी गुफा में बैठा बैठा आराम कर रहा था कि तभी तोता जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है, महाराज, महाराज, बचाइए, बचाइए, पूरा जंगल खतरे में है। महाराज, उठिए, उठिए। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो मिट्ठू तोते? महाराज, वो हाथी पागल हो गया है, आपको जल्दी चलना पड़ेगा। आओ जल्दी चलिए। क्या कहा? हाथी पागल हो गया है? ऐसा आखिर क्या किया है उसने कि तुम इतना शोर मचा रहे हो? महाराज, पूरे जंगल के पेड़ टूट चुके हैं, आधे से ज्यादा जंगल तबाह हो चुका है। बातें करने में समय मत गवाइए महाराज, जल्दी चलिए। क्या कहा? ऐसी बात है? चलो
तोते की बातें सुनकर सफेद शेर बहुत परेशान हो गया। वो भागा भागा हाथी के पास पहुंचता है और देखता है कि हाथी अपनी सूंड से बड़ा पेड़ उखाड़कर गुस्से में फेंक रहा है। सभी जंगली जानवर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। राजा शेर को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो हाथी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर से गुर्राता है। बस बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ हाथी, शांत हो जाओ। हाथी कुछ पल के लिए ठहर जाता है। प्रणाम महाराज। महाराज आप मुझे आज मत रोकिए, मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगा। ये जंगल बहुत बुरा है। सफेद शेर हाथी से कहता है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि पूरा जंगल तहस नहस करने पर आ गए हो? तुम्हें अगर कोई दिक्कत थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जंगल का राजा मैं हूँ। हर बात का कोई ना कोई हल जरूर होता है, मगर ये कोई तरीका नहीं कि पूरे जंगल को तबाह कर दो। बताओ आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज आप तो जानते हैं हमारे ये सफेद दांत, ये हमारे दुश्मन बन चुके हैं। मैं इतने पेड़ गिराऊंगा कि मेरे दांत टूट जाएं और उसके बाद कोई भी शिकारी इस जंगल में ना आए। मेरे और मेरे परिवार के कारण शिकारी यहाँ आते रहते हैं और मासूम जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता महाराज। राजा शेर को हाथी की बात समझ आ जाती है। वो उसे शांत करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और बैठकर बात करने की सलाह देते हैं। जैसे तैसे अपने राजा की बात मानकर हाथी उनकी बात सुनने बैठ जाता है। फिर राजा शेर हाथी को समझाते हुए कहता है। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ हाथी, लेकिन जरा बात को ध्यान से सुनो। तुम अपने जंगल को चाहते हो, उसे प्रेम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर अनजाने में इस गुस्से में तुमने पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो और मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। हम दोनों मिलकर अपने जंगल की सुरक्षा करेंगे, मगर इस जंगल को उजाड़ कर नहीं, इसे बसाकर, डर कर नहीं, डर पर विजय पाकर। बोलो क्या तुम मेरे साथ हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो राजा से माफी मांगता है और राजा के साथ ये दृढ़ संकल्प करता है कि आज के बाद ना तो वो जंगल को नुकसान पहुंचाएगा और ना ही इस तरह का गुस्सा दिखाएगा, बल्कि अपने जंगल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए कहते हैं गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से, शांति से हर बात का हल निकालना आसान होता है। नन्हा चूहा। एक पहाड़ी के पास चूहों ने अपने बिल बना रखे थे। एक चूहिया ने बहुत सारे बच्चे दिए। फिर उस चूहिया ने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी और चूहा ही बाहर जाने लगा। उन सबके लिए खाना लेके आता था और वो सब मिलकर बहुत खुशी से रहते थे। चूहिया चूहे को प्यार से काकू कहकर बुलाती और चूहा प्यार से चूहिया को सोनी कहता था। एक दिन पड़ोस वाली चूहिया से सोनी ने कहा, पता नहीं आज इतनी देर हो गई, अभी तक काकू जी नहीं आए। बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। अरे सोनी, तू क्यों परेशान हो रही है? खाना तो मेरे बिल में रखा है, तू वो लेकर बच्चों को खिला दे। सोनी पड़ोस से खाना लेकर अपने बच्चों को खिला देती है और रात भर चूहे का इंतजार करने लगती है। सुबह टूटी फूटी हालत में चूहा आता है। हाँ काकू जी, तुम्हें क्या हुआ? मैं रात भर सोई भी नहीं और बच्चों को खाना भी पड़ोस वालों से लेकर खिलाया। अरे अरे बोले जा रही हो, देख नहीं सकती मेरा क्या हाल है? देख मुझे कितनी चोट लगी है। हाँ हाँ देख रही हूँ। ये क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। बस लग गई। जंगल के जंगली जानवरों ने मुझे घेर लिया था, बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ। चूहा और चूहिया की बातें उनका छोटा चूजा सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर मैं पिताजी के साथ जंगल खाना लेने जाया करूंगा। एक दिन चूहा रात भर नहीं आता। सुबह हो जाती है, चूहा नहीं आता। चूहिया बहुत रो रही होती है और परेशान हो रही होती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, चूहा लौट कर नहीं आता। फिर चूहिया बिल से बाहर निकलकर खाना लाने की सोचती है। एक दिन चूहिया जंगल चली जाती है और चूजों के लिए खाना लेकर आती है। माँ, अब से तुम जंगल नहीं
नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी ठीक से देख भी नहीं सकते। और पहाड़ी के पास जो जानवर हैं वो देखकर तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को भी खा गए हैं। क्या पिताजी? पिताजी को जंगली जानवर खा गए? मैं इन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ना तो तुम ठीक से देख सकते हो और ना ही तुम तेज भाग सकते हो। तुम अभी भी बिल में ही रहना। नहीं माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, देख सकता हूँ, चाहो तो आजमा लो। चूहिया चूजे के सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख देती है और चूजे से उसे खाने को कहती है। लो बेटा, तो तुम ये खा लो। चूजा उस लकड़ी के टुकड़े को खाने की बहुत कोशिश करता है और खा नहीं पाता। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अभी ठीक से नहीं देख सकते। मैंने तुम्हें खाने के लिए लकड़ी का टुकड़ा दिया और तुम उसे ही खाने लगे। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं खुद ही तुम्हें बाहर भेज दूंगी। चूजा माँ की बात मान जाता है और बिल में ही रहने लगता है। बड़ा होकर वो जंगल जाने लगता है और माँ की मदद करता है। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर प्रवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह प्रवेश वहाँ तालाब के पास झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोंपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन प्रवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ थी और गांव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही प्रवेश वहाँ आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने प्रवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। प्रवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप प्रवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब प्रवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं।
एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आएं। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी, दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं, इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ, चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए, ये वही गाय और शेर है जिन्होंने हम सब की जान बचाई थी जब पूरा जंगल आग की लपटों में था। हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श, न जाने क्या क्या जल गया। और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही इसे देखो। मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत, मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा, और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली।
चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया तो गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो हो जाए रेस। हाँ हाँ क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंचर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया।